नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे आज एक महत्वपूर्ण पेपर जो कि हमारा हरियाणा एस्टेट के जो एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पेपर जो है प्रीवियस ईयर का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो 2 और 3 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो साथियों, यहाँ से हम 30 क्वेश्चंस जो सीडीपी के हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के हैं, वो हम कवर करेंगे। और साथियों, इतने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अब हम काफ़ी सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं और जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनको यहाँ पर कराऊंगा मैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है। ठीक है जी। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ठीक है जी। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि सत्य नहीं पूछा था। ठीक है, डी ऑप्शन। बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है, न कि विशिष्ट क्रियाओं से सामान्य की ओर होता है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है। फिर पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर संबोधित करता है, किंतु धीरे धीरे वह केवल पिता को ही पापा कहकर संबोधित करने लगता है। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो यह कौन सी अवस्था होती है? 7 से 12 वर्ष की अवस्था, 12 से वयस्क तक की अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, या जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। तो ये जो तुम्हारा जो संज्ञानात्मक विकास की जो बारे में बताया है वो जीन पियाजे ने बताया है। ठीक है जी। तो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं जिनके अलग अलग टाइमिंग्स हैं। ठीक है। तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष होती है, के अनुसार बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति युक्त तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है जी। तो इन चारों अवस्थाओं में से जो ये दूसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष वाली, इसमें उन्होंने बताया है कि जो बच्चे की बालकों की सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है। मतलब वो मूर्त अनुभवों से जान पाता है, जो उसके सामने है बिल्कुल उसी चीज़ के बारे में वो समझ पाता है। ठीक है। उसी के बारे में उसकी समझ क्रिएट हो पाती है। फिर नेक्स्ट हमारा है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ठीक है। तो किस किस चीज़ का है? तो मानव का जो विकास होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम माना जाता है। ठीक है जी। वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम माना जाता है। मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है। ठीक है जी। तो ये यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक संचरण। ठीक है जी। और जब हम बात करते हैं पियाजे की, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है। और जो जीन पियाजे हैं ये कहाँ से संबंधित है? स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। ठीक है। और फिर अगर इस पॉइंट से संबंधित बात की जाए, जीन पियाजे के अनुसार किसी बालक के बौद्धिक विकास के निर्धारण में सामाजिक संचरण निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है। तो सामाजिक संचरण तत्व जो है निर्धारक नहीं माना जाता है बालक के बौद्धिक विकास में। संतुलीकरण है, अनुभव है, ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? ठीक है जी। ये समझ पर आधारित क्वेश्चन है, जो कि अब जो पेपर होने वाला है उसमें समझ पर आधारित मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तुम्हें।
तो अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। तो ये जो होता है पीयर ट्यूटरिंग होता है, ये सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण होता है। ठीक है, तो उपरोक्त दी गई व्यूह रचनाओं में राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहकारी अधिगम और सहपाठियों द्वारा शिक्षण व्यूह रचना सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि बच्चे परस्पर क्रियाओं के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। बच्चे जब आपस में किसी चीज़ को समझते हैं एक दूसरे से, तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख पाते हैं। तो इसी को कहते हैं पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है जी, सहकारी अधिगम। बढ़ेंगे 6th क्वेश्चन की तरफ। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सहजता विशेषता है। तो क्या चीज़ की? ये है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सृजनशील बालकों की। ठीक है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों और कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता किस चीज़ की है? सृजनशीलता की। सृजनशील बालकों में ये विशेषताएं देखने को पाई जाती हैं, मिलती हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टाको। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो ये उदाहरण किस चीज़ का है? तो ये राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा श्रृंखलागत अधिगम का। ठीक है, ठीक है भाई। तो उपरोक्त उदाहरण में लड़की द्वारा सीखी गई बात को श्रृंखलागत अधिगम की ओर इशारा करती है, मतलब इसे श्रृंखलागत अधिगम माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा किसको? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड और परिणाम का ज्ञान। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी माने जाएंगे। ठीक है, सबको समावेशित किया जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है जी, एक अंतर प्रेरणा अभिप्रेरणा होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो वातावरण के तत्व जो व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं तथा साथ ही उद्दीपन का कार्य करते हैं, उन्हें बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। ठीक है जी, राइट आंसर इसका सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसे क्या कहा जाता है? तो जो वो दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखता है वो होता है सामाजिक अधिगम। देखो, जब बच्चा अपने परिवार में रहता है, छोटा होता है, तो वो अपने घर परिवार में ही काफ़ी सारी बोलना और ये सारी काफ़ी चीज़ें वो वहीं से ही सीखता है। तो उसी को हम सामाजिक अधिगम में काउंट करते हैं। जब व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो इस प्रक्रिया में वह सामाजिक विकास का रहा जाता है। ठीक है, इसमें सामाजिक विकास कर रहा है, अतः इस प्रकार का अधिगम सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है क्या? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार जो है वो अधिगम संबंधी निर्योग्यता होती है। ठीक है जी, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? संचार के साधन है, समवयस्क समूह है, अध्यापक है, या परिपक्वता और आयु है? तो राइट आंसर देखो, अधिगम से संबंधित जब बात चल रही है तो परिपक्वता होनी चाहिए। जब व्यक्तिगत जो कारक है वो परिपक्वता और आयु बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं इस चीज़ को, अधिगम को। अगर बच्चे में परिपक्वता है और उसकी एज बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें अधिगम बहुत आसानी तरीके से हो सकता है। ठीक है, और फिर इसका हम देखेंगे, संचार के साधन, समवयस्क समूह तथा अध्यापक अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक हैं। ठीक है, जब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की जाए तो दो तरीके के कारक होते हैं कि एक वातावरणीय कारक होते हैं, एक व्यक्तिगत कारण होते हैं। ठीक है, वातावरणीय कारक ये होते हैं, संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, इनको जो प्रभावित करते हैं ये वातावरणीय कारक होते हैं, जबकि परिपक्वता एवं आयु ये व्यक्तिगत कारक होते हैं, ये उसके खुद के अंदर समाहित होते हैं, परिपक्वता और आयु। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत कारक में काउंट किए जाते हैं। साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन क्वेश्चंस इसमें बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही
इंपॉर्टेंट साबित होंगे तुम्हारे पेपर के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। ठीक है, ये जो अंतरण होता है, ठीक है, अधिगम अंतरण जो होता है ये होता है 3 तरीके का। एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक और एक शून्य। धनात्मक में तुम्हारा होता है कि एक पहले कोई चीज़ तुमने सीखी हुई है और तुम बाद में कुछ सीख रहे हो, तो पहली वाली ने उसमें हेल्प की है कुछ, ठीक है, तो वो होती है धनात्मक। और ऋणात्मक होती है पहले तुमने कुछ चीज़ सीखी हुई है, लेकिन अगर दूसरी कुछ चीज़ सीखने जा रहे हो, कोई भी टॉपिक तुम समझने जा रहे हो, तो वो पहला वाला टॉपिक उसमें बाधा डाल रहा है, वो उसे समझ में मतलब नहीं बैठने दे रहा है, तो इसका मतलब है ऋणात्मक अधिगम हो रहा है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा पहले सीखने से और हम बाद में कुछ क्या सीख रहे हैं, तो उस चीज़ को हम कहेंगे शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ठीक है, राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा, फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने क्या बताया है? विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हम इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके सामान्य अर्थ में किया है? तो उन्होंने सृजनात्मकता के बारे में किया है। ठीक है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, तो सृजनात्मकता के बारे में बताया है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन 2 तरीके के यूज़ किए गए हैं सृजनात्मकता के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो ठीक है, तो रुचि के बारे में सत्य क्या नहीं है? रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम ये देखेंगे, और ये जो क्वेश्चंस अब आगे आ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखिएगा अभी। नेक्स्ट हमारा है, अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति क्या है? राइट आंसर इसका है कि भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, उसको क्या कहते हैं? अभिवृत्ति। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा रहेगा, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? तो नाम मात्र की भूमिका होती है। ये रहेगा, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी बुद्धि वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, जिसमें वंशानुक्रम की भूमिका नाम मात्र की होती है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी बुद्धि की बात, इंटेलिजेंस की बात की जाए और उसकी पर्सनैलिटी की बात की जाए, तो उसमें जो वंशानुक्रम होता है वो कम रोल प्ले करता है, लेकिन जो बाह्य का उसे वातावरण मिलता है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। लेकिन दोनों के सहयोग से ही इन चीज़ों का विकास होता है, व्यक्तित्व का और बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पेपर्स में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है? तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा होता है? इदम होता है। ठीक है जी, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में? तो ये जो दबाव से निपटने में व्यक्ति का रक्षा तंत्र कवच का कार्य करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र बहुत मदद करता है। नेक्स्ट है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे ज़्यादा संतोषजनक होगी? तो ये सबसे ज़्यादा जो होगी तुम्हारी अब अति कल्पना होगी। ठीक है जी, राइट आंसर इसका अति कल्पना हो जाएगा। और देखो, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए ये बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड कितने प्रतिस्थापित किए गए हैं? इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं कितने? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, बालक प्रसंगबोध परीक्षण जो होता है कैट परीक्षण होता है। ठीक है जी, CAT कैट परीक्षण होता है, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट होता है। ये 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें 10 कार्ड होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या क्वेश्चन किया गया था? तो लोगों के स्थान पर जानवरों को इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है जी,
10 कार्ड होते हैं इसमें, 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया है इस परीक्षण को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कैट परीक्षण है, एक टेट परीक्षण है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों। नेक्स्ट पर हमारा रहने वाला है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो सबसे ज़्यादा ब्रेन स्टोर्मिंग, विचार वेश की उसको सहायता लेनी चाहिए सृजनशीलता का अगर पता करना है। और ये ब्रेन स्टोर्मिंग जो शब्द है ये किसने दिया है? ऑसबॉर्न ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी इसके जो ऑप्शंस हैं यही सही नहीं है बस। ठीक है जी। बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है काफ़ी सारे पेपर्स में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। तो हर सप्ते में टीचर को 45 घंटे जो 45 आवर्स काम करना होता है। तो ये जो अध्यापक के लिए हैं एक सप्ते के जो RTE में बताया गया, तो 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, ये सही है बिल्कुल। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना होगा। तो उपरोक्त सभी ये पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो राइट आंसर, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है किस चीज़ की? ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता हो इसकी संरचना की जाती है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है क्या? नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है जी। गुण के अनुसार इसमें क्या क्या बताया गया है? क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है, परिभाषा दी गई किसके द्वारा? गुण के द्वारा, जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कार्यों एवं निर्णयों में सुधार हेतु करता है, जिसका उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है जी। बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार परीक्षा सुधारों के अंतर्गत उपरोक्त सभी सुधारों को सुझाया गया है। ये बताया गया खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए, मतलब इसमें मेंशन किया गया है सतत और निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सामूहिक और कार्य का मूल्यांकन किया जा रहा है सामूहिक रूप से, तो इनको सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो साथियों यहाँ से 30 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है जो कि पिछले पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं साथियों ऐसी ही पेपर्स के साथ में, ऐसे ही कुछ पेपर्स लेके आपके सामने आने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स हैं और कुछ प्रैक्टिस पेपर्स। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।